हेलो नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए, मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। चैप्टर नंबर 3। इसमें हम लोग पढ़ते हैं त्रुटि विश्लेषण के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था आपको कि मैं अगले चैप्टर में क्या पढ़ाऊंगा आपको। त्रुटि विश्लेषण, है ना, एरर एनालिसिस। सबसे पहले हमारे पास हेडिंग होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? त्रुटि क्या है? त्रुटि। बेटा, कोई भी चीज आप लोग मेजर करते हो ना, जब कोई चीज नापते हो तो नापने में आपसे गलतियां हो जाती हैं। या तो आप गलती कर देते हो, या फिर जिस यंत्र से आप नाप रहे हो, जिस चीज से आप उसको मेजर कर रहे हो, उसकी गड़बड़ी हो जाती है। जैसे स्क्रू वाले हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, स्क्रू वाले, जैसे आपने देखा स्क्रू गेज, पेच मापी वगैरह, उनमें से स्क्रू को हम लोग क्या करते हैं? कसते हैं, या फिर उसको क्या करते हैं? लूज करते हैं, ढीला करते हैं। तो अगर हमने 2 राउंड घुमाया, 2 राउंड उसको क्या किया, 2 राउंड मतलब 2-3 चक्कर उसको घुमाया। अब 2-3 चक्कर घुमाने पर क्या हो रहा है कि उसमें से आगे मूवमेंट नहीं हो रहा। तो क्या है? इंस्ट्रूमेंट की कमी, यंत्र की कमी हो गई। या उसको आपने ढीला किया, वो ढीला नहीं हुआ, तो इंस्ट्रूमेंट की कमी है, उसकी कहते हैं चूड़ी फेल हो गई, है ना। ये सब सारी चीजें होती हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट की कमी है। या फिर हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो पढ़ने पर क्या हो जाता है, 9 मिलीमीटर पढ़ना है, उसको 8 मिलीमीटर ही पढ़ते हैं, है ना। छोटे छोटे खाने होते हैं पैमाने को। इस तरीके से या तो हमारे द्वारा गलती होती है, या तो इंस्ट्रूमेंट की द्वारा गलती होती है। ठीक है, तो इस गलतियों को हम क्या बोलते हैं? त्रुटि बोलते हैं। मेजरमेंट करने में जो रिजल्ट आपको मिलता है, उस रिजल्ट में जो अनिश्चितता आ जाती है, उसी का नाम क्या होता है? त्रुटि होता है। ठीक, ये त्रुटि की डिफिनेशन हो जाएगी। इसके बाद में, त्रुटि के बाद में आती है किसी चीज की यथार्थता। अगर कह लें यंत्र की यथार्थता, यथार्थता माने क्या होता है? शुद्धता, है ना। उसमें से एक्यूरेंसी कितनी है, कितना यथार्थ है, किसी वैल्यू को कितना शुद्ध निकालता है, उस यंत्र की यथार्थता कहलाती है। यथार्थता एक ऐसी वैल्यू होती है जिससे हमें पता चलता है कि वास्तविक मान के वो कितना नजदीक उसको मेजर कर रहा है। जैसे किसी चीज की रियल वैल्यू 2.5 है, अब हमने किसी इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर किया, मापा, अब हमारे पास क्या आ गया? 2.4 आ गया। तो इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो नापा गया, इस यंत्र के द्वारा जो नापा तुमने, उस नाप में कितने कमी आ गई? 0.1 की कमी आ गई। 0.1 की क्या आ गई? कमी आ गई, त्रुटि आ गई। तो ये पता चलता है कि वास्तविक मान के नजदीक कितना यंत्र ने इसको मेजर किया, इंस्ट्रूमेंट ने कितना नजदीक उसको मेजर किया, ये उसकी यथार्थता कहलाएगी, शुद्धता कहलाएगी। अगर 100% पूरा पूरा रियल वैल्यू 2.5 है और आपने भी मेजर किया तो 2.5 निकला है, इसका मतलब आपका यंत्र बहुत अच्छा है, बहुत शुद्ध वैल्यू निकालता है, अर्थात यथार्थता उसकी क्या है? बहुत ज्यादा है। एक्यूरेंसी बहुत अच्छी है ना। किसी चीज को मेजर करने की कैपेसिटी, एक्यूरेंसी क्या है उसकी? बहुत अच्छी है। ये चीज हमारी यथार्थता कहलाती है। इसके बाद में हमारे पास कुछ पॉइंट और आते हैं। देखो, त्रुटि के बारे में हमने एक्सप्लेन किया। फिर कहते हैं यंत्र की यथार्थता कितनी अच्छी है, शुद्धता कितनी अच्छी है, कितना अच्छी एक्यूरेंसी देता है वो, तो ये भी बता दिया आपको। रियल वैल्यू के जितना नजदीक वो मेजर करेगा, उसकी यथार्थता उतनी ज्यादा होगी। रियल वैल्यू से अगर दूर रहेगा तो उसकी यथार्थता क्या होगी? कम। इसके बाद में हम लोग चलते हैं, एक होता है यंत्र का अल्पतमांक। क्या होता है? अल्पतमांक। इसको हम लोग लीस्ट काउंट बोलते हैं, लीस्ट काउंट। ठीक है, अल्पतमांक। बच्चों, ये भी बहुत अहम चीज है, किसी यंत्र की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है अल्पतमांक। बिल्कुल सिंपल सा है, इसका नाम ही है अल्पतमांक, लीस्ट काउंट जो करता है, अर्थात जो कम से कम वैल्यू को शुद्धता पूर्वक मीजर कर सके, वो क्या कहलाती है? अल्पतमांक। जैसे हम स्केल का अल्पतमांक पूछ ले आपसे, पटरी देखा है ना आपने, पटरी स्केल, तो उसका अल्पतमांक कितना होगा? उसकी कम से कम मेजर करने की जो कैपेसिटी होती है, अल्पतमांक कितना होता है? ये स्केल है आपके पास, ठीक है ना। इसकी कम से कम मेजर करने की कैपेसिटी कितनी होती है? 1 मिलीमीटर। स्केल में हमारे पास सबसे छोटा पैमाना क्या होता है? 1 मिलीमीटर।
1 मिलीमीटर तक की वस्तु को वो क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। इससे बड़ी क्या नाम है, बड़ी कितना कर सकता है, वो तो हम लोग सेंटीमीटर में भी होता है, इंच में भी होता है ना। 6 इंच की पटरी ले लिया, 12 इंच की पटरी ले लिया, तो ये उसकी कैपेसिटी है, यथार्थता, मतलब वो अल्पतमांक, कम से कम मेजर करने की कैपेसिटी क्या कहलाती है, अल्पतमांक कहलाती है। स्केल का अल्पतमांक कितना बताया मैंने, 0.1। अब और होते हैं वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स बच्चों, वर्नियर कैलिपर्स ये क्या काम करता है, ये भी किसी लेंथ को मेजर करता है, कोई रॉड है, कोई छड़ है, उसकी लंबाई को मेजर करता है, ये भी करता है, जैसे स्केल आप करता है। तो वर्नियर कैलिपर से भी हम किसी छड़ की लंबाई वगैरह निकाल लेते हैं। तो इसकी हमारे पास अल्पतमांक कितना होता है, लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। ये मिलीमीटर में था स्केल का, है ना। स्केल जो हमारे पास होता है, स्केल पटरी आप लोग कहते हो, पटरी का जो अल्पतमांक है वो कितना है, 0.1 मिलीमीटर। और ये जो वर्नियर कैलिपर्स है, इसका अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर। इसी तरह होता है एक आपके पास स्क्रू गेज होता है, स्क्रू गेज, इसी को पेंच मापी भी कहते हैं, पेंच मापी, ठीक है ना। इसका जो अल्पतमांक होता है वो कितना होता है, 0.001 सेंटीमीटर। इस तरीके से देखते हो कि ये अल्पतमांक क्या है, लीस्ट काउंट क्या है, किसी भी यंत्र के द्वारा कम से कम शुद्धता पूर्वक नापने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उसी को बोलते हैं लीस्ट काउंट। ये है अल्पतमांक, ठीक है बच्चों। ये तो हमारे पास अलग अलग यंत्रों के हमने नाम दे दिए, उनके लीस्ट काउंट पता हो गए। अब कुछ हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके हमको लीस्ट काउंट नहीं पता होते, निकालना है ना। हम कहते हैं सड़क की चौड़ाई कितनी है, 20 मीटर है। अब कह दे बेटा लो 1 मीटर पैमाना ले लिया आपने, 1 मीटर का कोई ले लिया, लट्ठा बना लिया मीटर का, या 1 मीटर ही ले लिया, उससे आपने नापा, उसको कितनी बार नापेंगे, 20 बार। तो अब उस मीटर जो तुमने लिया है उसका लीस्ट काउंट कितना होगा, कम से कम उस मीटर की नापने की क्षमता क्या है, 1 मीटर। 1 मीटर नापोगे, जब 20 बार नापोगे तो 20 मीटर चौड़ाई नाप सकते हो। तो इस तरीके से उस मीटर जो आपने लिया उसकी नापने की क्षमता क्या थी, 1 थी। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, किसी भी पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर का जो लीस्ट काउंट होता है ना, किसी भी पूर्णांक संख्या का अल्पतमांक हमेशा 1 होता है। किसी भी पूर्णांक संख्या को नापना है, 10 को, 15 को, 20 को, 25 को, किसी को नापना है, तो उसकी पूर्णांक संख्या हम लोग क्या, वो अल्पतमांक क्या होगा, 1। उसमें 1 मीटर ले लें, 1 सेंटीमीटर ले लें, इस तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। जैसे 2.5 है तो इसका क्या है, इसका अल्पतमांक 1 नहीं होगा, क्योंकि इसको नापेंगे तो हम 2 बार नाप, जैसे 1 मीटर ले लिया, 2.5 मीटर मान लो नापना है, 2.5 मीटर किसी चीज को नापना है, तो आपने 1 मीटर पैमाना लिया, तो उससे क्या करेंगे, उसको 2 बार नाप लेंगे, तो 2 तो निकल आया, लेकिन 0.5 कैसे नापेंगे, उसको हाफ करना पड़ेगा। तो उसका जो है अल्पतमांक क्या है, 1 नहीं हुआ, उसका कम से कम नापने की क्षमता उस यंत्र की 1 नहीं हुई, है ना। उससे काम नहीं चल पाएगा, आपने मीटर पैमाना लिया, उससे काम आपका नहीं चलने वाला। इस तरीके से किसी डेसिमल नंबर्स के हमारे पास लीस्ट काउंट कैसे निकाले जाते हैं, किसी फ्रैक्शन के, किसी भिन्न के हम लोग किस तरीके से लीस्ट काउंट निकालते हैं, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे संख्याएं और यहां पर लिखेंगे अल्पतमांक, अल्पतमांक, है ना, नंबर से लिख लेंगे हम लोग। और यहां पर क्या लिख लेंगे, यहां पर लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट, ये ठीक है बच्चों। नंबर्स में क्या है, समस्त पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, है ना। क्या ले लें, इंटीजर्स नंबर ले लें। इंटीजर्स नंबर में जैसे हमारे पास क्या है, 1 है, 2 है, 3 है ना, 4 है, डॉट 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 20 है, डॉट 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 50 है, इस तरह कोई भी नंबर से ले लिए जाए तो इनके हमेशा जो है लीस्ट काउंट कितना होगा, 1, ठीक है। ये पहला नंबर हम लोग डाल देते हैं। दूसरे नंबर में अगर हमारे पास 2.0 है ना, 2.0 है, तो इसका अल्पतमांक कितना होगा,
ऐसे तो जनरली तरीके से पॉइंट के बाद डेसिमल, अगर मैथमेटिकल फॉर्म में इसको देखा जाए तो पॉइंट के बाद डेसिमल, अगर वो सॉरी डेसिमल के बाद जीरो लगा हुआ है, दशमलव के बाद जीरो लगा है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता, उसका कोई महत्व नहीं होता। लेकिन फिजिक्स में है, अगर आपके पास 2.0 भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब जिस यंत्र से इसको तुमने नापा है उसकी नापने की क्षमता दशमलव के एक अंक पीछे तक की है, उसके नापने की क्षमता दशमलव के एक अंक पीछे तक की है। इसलिए इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। कम से कम वो कितना नाप सकता है, दशमलव के एक अंक पीछे तक नाप सकता है, अर्थात 10वां हिस्सा भी वो नाप सकता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद तीसरा नंबर 2.1 है, इसमें भी डेसिमल देख लो पीछे से कितने अंक के बाद लगा है, 1 डिजिट के बाद लगा है, तो उसका अल्पतमांक 0.1 ही होगा। इसी तरह से चौथी कंडीशन में 2.12 लिखा है, तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो उसका लीस्ट काउंट क्या होगा, 1 के बाद में 2 डिजिट हमको बनाना पड़ेगा। मतलब जिस यंत्र से इसको नापेंगे उसकी कम से कम नापने की क्षमता क्या होगी, दशमलव के 2 अंक पीछे तक होगी, अर्थात वो 100वां हिस्सा भी नाप सकता है। अगर ये डेसिमल हटा दिया जाए तो 1/, कितना हो जाएगा, 100, तो वो 100वां हिस्सा तक भी छोटा से छोटा नाप सकता है, ये मतलब है। इसी तरीके से चौथा नंबर के बाद पांचवा देख लो, 2.123 आ जाए। अब यहाँ पर गिन लो, 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, तो यहाँ पर उसकी लीस्ट काउंट कितना बन जाएगा, बोलो, 1 के बाद में 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा। इसका मतलब ये 1000वां हिस्सा नापने की क्षमता रखता है। जिस यंत्र से इसको नापोगे वो 1000वां हिस्सा पीछे तक नाप सकता है, अर्थात 3 डिजिट डेसिमल पीछे तक नाप सकता है। समझ में आ गई बात ना। इस तरीके से लीस्ट काउंट हम लोग निकाल सकते हैं। फिर दोबारा सुन लीजिए बच्चों, अगर कोई पूर्णांक संख्या है, कोई गिनती आपके पास है, 20 मीटर नापना है, 50 मीटर नापना है, 100 मीटर नापना है, तो उसको 1 मीटर पैमाना लेके नाप सकते हैं। तो उसका लीस्ट काउंट, किसी भी पूर्णांक संख्या का लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अब डेसिमल वाले आते हैं, दशमलव वाले, तो 2.0, इसमें फिजिक्स में देखा जाए तो दशमलव का मतलब है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से इसको नापेंगे तो दशमलव एक अंक पीछे तक नाप सकता है, अर्थात 10वां हिस्सा भी वो नाप सकता है। तो 2.0 है तो इसका मतलब 0.1 उसका लिस्ट काउंट होगा, कम से कम नापने की क्षमता 0.1 होगी। 2.1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी है, उससे मतलब नहीं है। इसके पास डेसिमल 1 डिजिट के बाद लगा है, इसके मतलब है कि ये भी 10वां हिस्सा नाप सकता है। ठीक है, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आपके पास लिस्ट काउंट कितना होगा, 1 के बाद एक 0 बढ़ाकर डेसिमल लगाना पड़ेगा। यहाँ 2 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पर भी डेसिमल हम 2 डिजिट के बाद ही लगाएंगे, अर्थात लिस्ट काउंट इसका 100वां हिस्सा हो जाएगा। इसी तरह 3 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पर भी हम लोग अल्पतमांक में 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। ये हमारे पास जब अल्पतमांक किसी भी इंस्ट्रूमेंट का नहीं दिया होता, किसी यंत्र का अल्पतमांक नहीं दिया होता और क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो कैसे निकालेंगे, ये मैंने तरीका सिखाया। ओके बच्चों, चलिए अब इसके बाद में कुछ हमारे पास त्रुटियां और हैं। ये तो हमने जनरली तरीके से कर लिया, कुछ त्रुटियां हमारे पास और हैं। एक हमारे पास आती है निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, अगर किसी लंबाई को आप नापने जा रहे हैं, उसकी वास्तविक लंबाई कितनी है, a है, ठीक है, वास्तविक रियल उसकी जो है लेंथ कितनी है, a है, और जब आपने नापा तो उसकी लंबाई क्या आ गई, उसकी लंबाई a1 आ गई नापने के बाद। ठीक है, तो जब भी हमको निरपेक्ष त्रुटि निकालनी होगी तो रियल लेंथ में से क्या करेंगे, जो हमने प्रेक्षण किया है, जो हमने नापा है, वो वाली लंबाई को क्या कर देंगे, घटा देंगे। इस तरीके से तो ये क्या मिल जाएगी आपको, निरपेक्ष त्रुटि मिल जाएगी। समझ में बात, कहने का मतलब वास्तविक मान और प्रेक्षित मान जो आप लोग निकालते हो ना, ऑब्जर्व करते हो, जो आप लोग नापते हो, तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां हो जाती है। तो रियल वैल्यू और क्या करेंगे हम लोग, जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, उन वैल्यूओं का जो अंतर होता है उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। फिर दोबारा रिपीट करता हूं, निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हैं बच्चों, निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, डेल्टा ए से। डेल्टा ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, a माइनस a1। दोबारा तुमने ऑब्जर्व किया तो डेल्टा
A2 आ जाएगा A माइनस का A2। मान लीजिए ऑब्जर्वेशन के बाद कितना आपने निकाली वैल्यू A2। इसी तरह से तीसरी वैल्यू निकालेंगे डेल्टा A3 इक्वल टू A माइनस का A3 डॉट 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 डॉट। ठीक है ना, ऐसे करेक्ट कर लेंगे आप लोग, डॉट डॉट कर दीजिए ऐसे। इसी तरह से हम लोग नीचे निकाल सकते हैं डेल्टा AN इक्वल टू A माइनस का AN। जितनी बार आपने प्रैक्टिकल किया, 10 बार किया, तो ये वैल्यू हम लोग 10 बार निकाल सकते हैं। जितनी बार आप नापोगे कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा, फर्क आ जाएगा। तो कुल मिला के निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं, वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर को हम बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इस तरीके से निरपेक्ष त्रुटि हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, निकाल लोगे? फिर दोबारा सुन लीजिए। मान लेते हैं किसी चीज को तुम मेजर करने जा रहे हो, तो उसकी रियल वैल्यू वास्तविक मान कितना है, वास्तविक मान कितना है बच्चों, A है। और प्रेक्षित मान, तमाम आपने 3 बार प्रैक्टिकल किया, 4 बार प्रैक्टिकल किया, 3 बार 5 बार 6 बार नापा, तो उसमें प्रेक्षित मान तुम्हारे पास क्या आ गए, प्रेक्षित ऑब्जर्व वैल्यू आ गया है, प्रेक्षित मान आपके पास आ गए A1 कामा A2 कामा A3 कामा डॉट डॉट, कहां तक, AN तक। मान लीजिए 10 बार किया, ठीक है, AN तक ये। तो हमारे पास निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे हम लोग, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, निरपेक्ष त्रुटि हम लोग जब निकालेंगे तो इसको डेल्टा A से डिनोट करेंगे और क्या करेंगे, रियल में से प्रेक्षित मान को घटाते जाएंगे। A1 हो गया पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन में A माइनस का A2, तीसरी कंडीशन में A3 A माइनस का A3, ठीक है, डॉट डॉट ऐसे करके। और यहाँ पर हो जाएगा कितना, हो जाएगा डेल्टा AN इक्वल टू A माइनस का AN। इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हम लोग क्या निकालते हैं, निरपेक्ष के बाद में, इसके बाद में हम लोग निकालते हैं माध्य या औसत। क्या निकालते हैं, माध्य या औसत त्रुटि। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन, या फिर क्या निकालते हैं, एवरेज, है ना, एवरेज, एवरेज एरर। तो माध्य त्रुटि हम कैसे निकालते हैं, औसत केवल नहीं लिखते, औसत निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है, निरपेक्ष त्रुटि, है ना। एवरेज मीन कहें या इसको एवरेज जो है क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पे एब्सोल्यूट भी लिख दीजिएगा, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, चलिए, तो ये कैसे निकाली जाती है बच्चों, इसको क्या निकालते हैं, अरे बात ही आपने लिख दिया है, माध्य निकालना, समझ गए। तो जो निरपेक्ष त्रुटि निकाले थी उसी का मीन निकाल लेते हैं, माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, डेल्टा A बार लगा देंगे, मीन वैल्यू के लिए क्या लगा देते हैं, ऊपर पड़ी लाइन खींच देते हैं, डेल्टा बार इक्वल टू मॉड ऑफ जितनी भी हमारे पास आई थी एब्सोल्यूट एरर, उसका क्या निकाल लें, मीन निकाल लेते हैं, माध्य। तो डेल्टा A1 मॉड क्यों लगा दिया, क्योंकि हमको पॉजिटिव वैल्यू लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। इसी तरह से डेल्टा A2, है ना, डॉट 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 डेल्टा AN आ गया, अपॉन में जितने हैं, जितने बार जोड़ा है उससे डिवाइड। ये जो वैल्यू हमारे पास मिलेगी ये क्या कहलाएगी, उसी को हम लोग औसत निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक, इस तरीके से हम लोग मीन जब निकालेंगे या औसत निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, मतलब जितनी निरपेक्ष त्रुटियां निकाली थी उसी का माध्य निकाल लिया जाए, समांतर माध्य निकाल लिया जाए, तो वो क्या कहलाएगी हमारे पास, औसत निरपेक्ष त्रुटि। इसके बाद बेटा क्या होता है हमारे पास, इसके बाद होता है आपेक्षिक या भिन्नात्मक, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, निरपेक्ष, आपेक्षिक या फिर भिन्नात्मक, ठीक त्रुटि, ये निकाली जाए।